हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका गोल विद AK सर यूट्यूब चैनल पे। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर को करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सब पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के प्रश्नों की अगर बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व बैंक के 2020 मानव पूंजी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। भारत की रैंक पूछी गई है और ये रैंक जो है वो किस इंडेक्स में पूछी गई है, याद रखिएगा मानव पूंजी सूचकांक किसने जारी किया है, विश्व बैंक ने जारी किया है। तो इसमें भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 116। इंडिया की जो रैंक है वो 116 है, 116 है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस सूचकांक के बारे में, इसमें स्कोर कितना हमारा है और साथ ही साथ इसको जारी किसने किया है और कुछ पॉइंट इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं 17 सितंबर 2020 को विश्व बैंक ने अपना ये सूचकांक रिपोर्ट जारी की और जिसमें भारत ने 116वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, स्कोर की बात करें तो स्कोर हमारा जो है 0.49 था। कितना, 0.49 हमारा स्कोर था। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। ये दो संस्थानों से मिलकर बना है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों से, ये दोनों इसी के पार्ट हैं, विश्व बैंक के ही पार्ट हैं, याद रखिएगा। स्थापित हुआ है 1944 में। सदस्य देशों की बात करें तो 189, 189। इसके जो राष्ट्रपति का मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट से है, ठीक है, डेविड मालपास हैं। MD और CFO इसके हैं अंशुला कांत और मुख्य अर्थशास्त्री हैं कार्मेन रेनहार्ट, जो कि जून में भी अपॉइंट हुए हैं, कार्मेन रेनहार्ट की अगर बात करें। अब आगे अगर बात करें तो विश्व बैंक और कौन से सूचकांक जारी करता है उनके बारे में, या और कौन सी रिपोर्टें जारी करता है उनके बारे में देख लीजिएगा। एक है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट, एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और एक है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखिए आपसे एक प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है या कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो याद रखिएगा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और अभी हम लोगों ने बात किया है कौन सा, मानव विकास सूचकांक जो है ये सारी रिपोर्टें किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, मानव पूंजी सूचकांक। ठीक है, ये सब जो आपका वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, हाल में ही फीफा की तरफ से जारी रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आप जानते हैं फीफा फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, फुटबॉल एसोसिएशन है आपका फीफा, और प्रथम स्थान पूछा गया तो भारत तो हो ही नहीं सकता है, अब सबको पता है। तो प्रथम स्थान पर कौन है आपका, बेल्जियम। बेल्जियम पहले स्थान पर है। आगे अगर हम कुछ और पॉइंट इसमें देखें तो दूसरे स्थान पर फ्रांस है, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील, चौथे पर इंग्लैंड, पांचवें पर पुर्तगाल और इंडिया की बात करें तो 109 यानी 119वीं पोजीशन है इंडिया की, याद रखिएगा 109 पे है आपका भारत। फीफा जो अभी ताज़ी रैंकिंग जारी की गई है बिल्कुल रिसेंटली सितंबर में ही, उसकी बात कर रहा हूँ। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, विश्व बांस दिवस 2020 का विषय क्या था। अब विश्व बांस दिवस की बात करें तो बांस से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, आपको पता है। वर्ल्ड बम्बू डे की बात करें तो 18 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। कब, 18 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। और इस बार की थीम है अब बांस, यानी नाउ बम्बू। क्या, नाउ बम्बू, ये इस बार की जो है थीम है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पर, कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया हर साल मनाया जाता है 18 सितंबर को। इस बार की थीम है बम्बू नाउ। ठीक है, थीम क्या है, बम्बू नाउ। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2018 के अनुसार चीन के बाद भारत दुनिया में बांस का दूसरा सबसे बड़ा कल्टीवेटर है। नंबर 1 पर कौन है, चीन है, और नंबर 2 पर कौन है आपका, भारत है। 2018 में रिपोर्ट एक आई थी, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट। ठीक है, बांस की खेती और विपणन को बढ़ावा देने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया गया था। तो भारत में राष्ट्रीय बांस मिशन भी चल रहा है। 2017 में बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया था, याद रखिएगा, झाड़ी वगैरह में इसको जो है रखा गया है। क्लियर है इतनी बात, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अ बर्निंग एक उपन्यास है, अ बर्निंग। ठीक है, अ बर्निंग
उपन्यास को फिक्शन श्रेणी में नेशनल बुक अवार्ड 2020 के लिए नामांकित किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, नेशनल बुक अवार्ड के लिए फिक्शन श्रेणी में 10 किताबों को या 10 उपन्यासों को नामांकित किया गया है, जिसमें से एक आपका अ बर्निंग भी है और इसकी लेखिका है मेघा मजूमदार। कौन है? मेघा मजूमदार। यहाँ पर इमेज आप देख रहे हैं, इसमें लड़की छोटी सी आपको जो दिख रही है यही मेघा मजूमदार हैं और इनकी ये उपन्यास है अ बर्निंग। क्लियर है? नेशनल बुक अवार्ड की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, नेशनल बुक अवार्ड जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन देता है। कौन देता है? नेशनल बुक फाउंडेशन। ये 5 श्रेणियों में दिया जाता है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, ट्रांसलेशन और यंग लोगों के साहित्य में सालाना। यंग लोगों का साहित्य, ठीक है। 1950 में प्रथम नेशनल बुक अवार्ड दिया गया था, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल में ही जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया? जिबूती आचार संहिता क्या है, अभी इस पर बात करेंगे। पहले इस प्रश्न का उत्तर ले लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भारत। भारत अभी रिसेंटली जो है वो जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है, ठीक है। अब ये जिबूती आचार संहिता क्या है, इस पर हम तो लोग थोड़ी सी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के उद्देश्य से भारत जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर शामिल हुआ है, ठीक। अब जिबूती आचार संहिता को बोला जाता है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, यानी DCOC, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, DCOC इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा। समुद्री सुरक्षा मतलब जो है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लाल सागर हो गया, आपका जो है अदन की खाड़ी हो गई, या पश्चिमी जो हिंद महासागर है, इन क्षेत्रों में जो जहाज़ वगैरह चलते हैं उनको लूट लिया जाता है डाकुओं द्वारा, चोरों द्वारा। तो उन्हीं सबसे निपटने के लिए जो है एक आचार संहिता शुरू की गई थी, जिसको जिबूती आचार संहिता का नाम दिया गया था। उसी में पर्यवेक्षक के रूप में भारत भी शामिल हो गया है। थोड़ी सी बात करते हैं, तब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुत अच्छे से आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है इस बात की, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा। देखिए, पश्चिमी हिंद महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर की अगर बात करें तो ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं हिंद महासागर का, ये वाला, ठीक है, पश्चिमी हिंद महासागर। अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी की बात करें तो ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं अदन की खाड़ी, और लाल सागर, ये लाल सागर आप देख रहे हैं, ठीक है। लाल सागर में समुद्री जहाज़ों पर होने वाली चोरी और सशस्त्र डकैती का मुकाबला करने के लिए जिबूती आचार संहिता को 29 जनवरी 2009 को अपनाया गया था, यानी 29 जनवरी 2009 को इस आचार संहिता को अपनाया गया था, और रिसेंटली इसमें अभी भारत आपका शामिल हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग यानी CSW का सदस्य चुना गया है? अभी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि CSW का सदस्य किसे चुना गया है। CSW की अगर बात करें तो क्या है आपका महिला स्थिति आयोग, ठीक है। तो इसमें अभी भारत को क्या किया गया है, सदस्य चुना गया है। अब भारत ने चीन को पछाड़कर जो है इसकी सदस्यता हासिल की है, याद रखिएगा। अब कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। चीन नहीं, एक्चुअली देख लेता हूँ कि हाँ, देखिए समझिए क्या है ये। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया, ये पॉइंट हो गया है। अगले पॉइंट की ओर बात करें, इस महत्वपूर्ण चुनाव में भारत ने चीन को हराकर आयोग की सदस्यता हासिल की, ठीक है। चीन को हराकर इसने आयोग की सदस्यता हासिल की है। अब ये 2021 से लेकर 2025 तक इसका सदस्य रहेगा, ये आपको याद रखना है। ये है क्या, यह आयोग एक वैश्विक अंतर सहकारी संस्था है जो स्त्री पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करता है, कार्य करता है। इसकी स्थापना 21 जून 1946 को हुई थी। 21 जून 1946 को किसके कहने पर, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक प्रस्ताव पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT की बात करें तो इसने क्या किया है, रक्षा क्षेत्र में, पहले पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 74%। अब 74% तक जो है वो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर क्या कर सकती हैं, व्यापार में निवेश कर सकती हैं। थोड़ी सी बात करते हैं, जो हमारा DPIIT है यानी उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, इसने क्या किया है, 74% FDI को क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है, ठीक है, मंजूरी दे दी है।
और नए नियम के अनुसार विदेशी कंपनियां बिना अनुमति के 74% तक निवेश कर सकेंगी और इससे ज़्यादा के लिए उन्हें सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अभी FDI क्या होती है, इसकी अगर हम बात करें तो किसी एक देश की कंपनी दूसरे देश में, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI कहलाता है। ठीक है, तो 74% तक अब हो सकता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बनने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना है? मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान में 6000 के आसपास जो है वो जन औषधि केंद्र पूरे भारत में हैं और 2025 तक जो है टारगेट रखा गया है कि ये कितने 10,500 करने तक, यानी 5,500 और बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक कि हम 10,500 कर देंगे। जन औषधि केंद्र की बात करें तो जन औषधि केंद्र पर क्या होता है कि दवाइयाँ सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, गुणवत्ता वाली दवाइयाँ सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9। 36वें राष्ट्रीय खेल मूल रूप से 2020 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? देखिए, इनका आयोजन पहले ही होना था लेकिन कोविड-19 के कारण इनका आयोजन नहीं हो पाया, अब फिर से होने जा रहा है। गोवा में इनका आयोजन होगा 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक आपका इनका आयोजन होगा। 36वें राष्ट्रीय खेल, याद रखिएगा, इस तरीके से भी पूछ देता है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? गोवा में, 20 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक। अब अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 के लिए विश्व के लिए विषय क्या है? इसकी थीम पूछी गई है। देखिए, 16 सितंबर आपको याद है वर्ल्ड ओजोन डे होता है आपका, लेकिन थीम आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चन हमेशा थीम से आता है। थीम इसकी क्या है? ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये इसकी थीम है, याद रखेगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।